नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जोन 24 में। तो इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित अनुच्छेद 36 से 51 के तहत जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो से पूर्व हमने भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है उसकी चर्चा की गई थी। तो आप इससे पूर्व उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पॉइंट्स के रूप में दे रखे हैं जो वन लाइनर फॉर्मेट में। तो पहला पॉइंट है जो राज्य के महत्व को प्रदर्शित करता है कि लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना और साथ ही उसके आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उद्देश्य क्या है कि लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करें और साथ ही उसके आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य के द्वारा जो नीति निश्चय सिद्धांत हैं उनका वर्णन किस भाग में किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 36 से 51 के तहत इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से ग्रहण किया गया। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको आयरलैंड से ग्रहण किया गया। वहीं आयरलैंड ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से ग्रहण किया गया। तो स्पेन के संविधान से ग्रहण किया है आयरलैंड ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इनके जो अनुच्छेद 36 से 51 के तहत अनुच्छेदों का वर्णन किया गया और उनमें क्या क्या रखा गया। तो उनकी हम एक एक अनुच्छेद की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 26 कहता है कि राज्य की परिभाषा, यानी कि जो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 13 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है, वही अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 37 को देखते हैं। तो अनुच्छेद 37 में यह बताया गया है कि जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं वे न्यायालय में प्रवर्ती नहीं है, यानी कि वे वाद योग्य नहीं है, इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वहीं अनुच्छेद 38 की बात करें तो अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करना, यानी कि राज्य को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कि राज्य में सामाजिक, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था हो सके। अनुच्छेद 39 है। तो अनुच्छेद 39 में संसाधनों का उचित व समान वितरण हो, यानी कि जो संसाधन है देश में उनका उचित व समान रूप से वितरण होना चाहिए। तो अनुच्छेद 39 क को देखते हैं। तो अनुच्छेद 39 क में कहा गया है कि समान काम के लिए समान वेतन, यानी कि स्त्री और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान होना चाहिए। अनुच्छेद 40 है। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की चर्चा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। अनुच्छेद 41 में यह बताया गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी कि राज्य कुछ ऐसी नीतियां बनाए कि लोगों को कुछ दशाओं में काम मिले, उन्हें शिक्षा का अधिकार हो और लोक सहायता पाने का अधिकार हो। तो अनुच्छेद 42 को देखते हैं। अनुच्छेद 42 कहता है कि न्यायोचित एवं मानवीय कार्यदशा और मानवीय भावना, यानी कि जहाँ व्यक्ति को कार्य मिल रहा है उस कार्यस्थल पर जो उसका साथ व्यवहार हो वह न्यायोचित हो और उसके साथ कार्यस्थल पर जो मानवीय दशाएं हैं, जो वहाँ का प्रशासन है या वहाँ के लोग हैं वह उसके प्रति ये मानवीय हों। अनुच्छेद 43 को देखते हैं। तो निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग की बात करता है, यानी कि व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए और अपने परिवार के जीवन यापन के लिए निर्वाह मजदूरी मिलनी चाहिए। अगर सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाती तो उसके लिए कोई कुटीर उद्योगों का बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 44 में क्या चर्चा की गई। जो अनुच्छेद 44 है उसमें बताया गया है कि समान नागरिक संहिता, यानी कि पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता की बात की गई है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है। अनुच्छेद 45 में देखेंगे तो 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा, उनका पोषाहार और स्वास्थ्य की देखभाल
करने का दायित्व किसका है? सरकार का। यानी कि सरकार ऐसी नीतियाँ बनाए जिसके अंतर्गत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनकी स्वास्थ्य और चिकित्सा की देखभाल के साथ ही उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अनुच्छेद 46 है, तो 46 कहता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। यानी कि सरकार ऐसी नीतियाँ बनाए जिसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो अन्य कमजोर वर्ग हैं उनके लिए शिक्षा तथा आर्थिक हितों के लिए बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं हम अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 कहता है कि सरकार द्वारा मद्य निषेध यानी कि शराबबंदी पर रोक लगाएं और उसके साथ ऐसे कुछ नीतियां बनाएं जिसके तहत पोषाहार स्तर को बढ़ावा मिले तथा जीवन स्तर में सुधार लाना और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना। यानी कि सरकार के द्वारा मद्य निषेध किया जाए तथा ही पोषाहार को बढ़ावा दिया जाए, जिससे क्या होगा, जीवन स्तर में सुधार आएगा और स्वास्थ्य स्थिति में भी सुधार आएगा। अनुच्छेद 48 है, तो अनुच्छेद 48 की बात करते हैं। अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए। मतलब सरकार के द्वारा ऐसी नीतियाँ बनाएं जिससे कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए। अनुच्छेद 48 कै, तो इसके अंतर्गत पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीव सुरक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 49 जो है, 49 में राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय धरोहर में और राष्ट्रीय महत्व संस्थाओं में वस्तुओं का संरक्षण। यानी कि सरकार ऐसी नीतियाँ बनाए जिसके अंतर्गत राष्ट्र से संबंधित जितने भी स्मारक हैं, धरोहर हैं या फिर राष्ट्र के महत्व की जो संस्थान है उसमें जो वस्तुएं हैं उनका संरक्षण किया जा सके। अनुच्छेद 50 है, तो अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण की बात की गई है। अनुच्छेद 51 है, तो अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को प्रोत्साहन देना इस विषय से संबंधित है। तो इस प्रकार हमने अनुच्छेद 36 51 में बारीकी से देखा। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता तो वीडियो को 2 से 3 बार देखें और आपको सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा को दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जो अनुच्छेद 51 के तहत 11 प्रकार के मूल कर्तव्य हैं उनकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।